क्या आपने कभी महसूस किया है कि दूसरे की सफलता को देखकर आपके मन में एक हल्की सी चुभन होती है और मन में विचार आता है कि ये क्यों, मैं क्यों नहीं? यदि हाँ, तो इसी को जलन कहा जाता है। ईर्ष्या एक ऐसा विकार है जो चुपचाप धीरे धीरे आपकी बुद्धि, आपके रिश्ते और आपके भाग्य तीनों को खा जाता है। नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं नितिन कश्यप और आज हम इसी विकार के साथ ज्योतिषीय चर्चा करेंगे कि कैसे ये विकार हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। ज्योतिष में क्या योग हैं जो ये दिखाते हैं कि व्यक्ति में जलन के अवगुण का विकसित होना लगभग लाजमी है और क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि ये अवगुण हमसे दूर हो सके। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की इस रोचक यात्रा को। जय श्री राम। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने बार बार ये प्रश्न पूछा था कि एस्ट्रो लाइव सूत्रास ज्योतिष एकेडमी की लाइव क्लासेस कब होती है। तो आपके लिए खुशखबरी है कि जनवरी 2026 से हमारे लाइव बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो यदि आपका रविवार फ्री रहता है तो सीखिए इस अनमोल विद्या को नियमित कक्षाओं के द्वारा। एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस तो रन करती ही है, पर इसके साथ साथ दिल्ली और करनाल के छात्रों के लिए हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। परमात्मा ने चाहा तो जल्द मिलते हैं हम लाइव क्लासेस में। जय श्री राम। दोस्तों, एक कथा के माध्यम से इस विकार को, जलन को तसल्ली से समझते हैं। कद्रू और विंता महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थीं। महर्षि कश्यप उनसे बहुत प्रसन्न थे, उनकी सेवा वो बहुत करती थी। तो महर्षि कश्यप ने दोनों को एक एक वर मांगने को कहा। कद्रू को पहला मौका मिला तो कद्रू ने वरदान मांगा कि आप मुझे 1000 पराक्रमी पुत्र दीजिए जो किसी भी परिस्थिति में सरवाइव कर सकें। ऋषि कश्यप ने उन्हें ये वरदान दे दिया। अब बारी थी विंता की। विंता ने संख्या से ज़्यादा गुणों पर ध्यान दिया और जलन के कारण ही सही उसने ये कहा कि मुझे प्रभु 2 पुत्र दीजिए जो कद्रू के हजारों पुत्रों से ज़्यादा तेजस्वी और पराक्रमी हो। ऋषि कश्यप ने उन्हें भी ये वरदान दे दिया। समय बीता, कद्रू के 1000 पुत्र हुए। वो जब अंडों से फूटने लगे तो वो सर्प या नाग की फॉर्म में पैदा हुए। अब वो नाग आज भी हम जानते हैं कि हर परिस्थिति में, आप कितने ही एक्सट्रीम वेदर में चले जाइए, सांप एक ऐसा रेप्टाइल है, एक इस तरह का जीव है जो लगभग हर परिस्थितियों में आपको सरवाइव करता मिल जाता है। इसके बाद वो पुत्र बढ़ने लगे और उनकी ख्याति आसपास फैलने लगी। यहाँ विंता ने जिन पुत्रों की मांग की थी वो अंडे की फॉर्म में थे और वो परिपक्व होने में समय लगा रहे थे। विंता से ये सहा नहीं जा रहा था कि कद्रू की ख्याति बढ़ रही है, कद्रू के पुत्रों की ख्याति बढ़ रही है। वो अपने उन 2 अंडों को रोज़ देखती कि ये कब फूटेंगे। अधीर होकर विंता ने अपना एक अंडा समय से पहले फोड़ दिया। उस अंडे में से निकले अरुण। अरुण ने कहा, माँ, तुमने अपनी जलन और अधैर्य के कारण मुझे इस स्वरूप में पैदा कर दिया। इस वजह से मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि उसी बहन की तुम दासी बनकर रहोगी जब तक कि दूसरा पुत्र तुम्हें उस दासता से मुक्त ना कर दे। इस श्राप की वजह से उन्हें कद्रू की दासी बनकर रहना पड़ा और कई वर्षों तक वो उनके पीछे, जहाँ कद्रू जाती उनके पीछे पीछे दासी की तरह विंता जाती। आगे चलकर उनका जो दूसरा पुत्र हुआ, जो गरुड़ भगवान कहलाते हैं, गरुड़ ने उनको उस दासता से मुक्त किया और गरुड़ के जो प्रताप और तेज है वो सभी सर्पों पर भारी रहा। इस कहानी से हमें ये भाव समझ में आता है कि कैसे जलन और जल्दबाजी हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देती है और ये मजबूरी हमें दास बना देती है। आज के इस युग में भी हम दास बने हुए, चाहे वो किसी की सोशल मीडिया पर सफलता हो, पड़ोसी के घर में नई कार आने की सफलता हो या अपने ही भाई बहनों की सफलता हो, हम उनकी सफलता के दास बन जाते हैं जलन के द्वारा। यहाँ 1-2 एग्जाम्पल मुझे याद आ रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं, तो वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। तो उन्होंने बताया, कहने लगे कि हमारे ऑफिस में एक लड़का है जो सेल्स डिपार्टमेंट में है, कोई प्रोडक्ट सेल करने का उनका काम रहता है। तो बोले कि उसमें क्या होता है, मोस्टली उन्हें एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिलता है। बड़ा अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छी सफलता उसे प्राप्त हो रही है। लेकिन एक ही उसकी परेशानी है कि अगर किसी महीने भी किसी और को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिल जाए तो उसी दिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो एचआर से कह के हाफ डे लेके घर चला जाता है, क्योंकि उससे वो बर्दाश्त नहीं हो पाता कि एक बार भी क्यों
ये टाइटल मेरे हाथ से जा रहा है। ऐसे ही एक टीचर मुझे याद आते हैं, हम जब पढ़ाते थे तो उसमें एक टीचर इंटरव्यू देने आए हमारी संस्था में पढ़ाने के लिए, ज्योतिष नहीं, इससे पहले की जो संस्था थी। तो उसमें उस व्यक्ति ने अपने इंटरव्यू के दौरान एक बड़े सफल टीचर का नाम बार बार बोला, और वो बोला वो मेरे साथ पढ़ता था, आज वो यहाँ पहुँच गया है, आज वो वहाँ पहुँच गया है। और उनकी हर लाइन में जो भी उनसे बात हो रही थी, वो अपना परिचय कम उस व्यक्ति का परिचय ज़्यादा दे रहे थे जिनके साथ वो कभी पढ़े थे, लेकिन आज वो आगे निकल चुका है। ये है दास बन जाना, कि आप दूसरे की सफलता के चक्कर में अपने आप को भूल गए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिल जाते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ ऐसे कौन से 3-4 लक्षण हैं जो यदि आप में आपको नज़र आ रहे हैं तो थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए कि ये लक्षण आपको आगे जाके परेशानी दे सकते हैं। जलन का सबसे पहला लक्षण है कि जब भी किसी दूसरे की सफलता आपके कानों में पहुँचे तो आपके मन में हल्की सी चुभन आ जाए कि क्यों, इसको क्यों। और जैसे ही कोई दूसरा गिर जाए, वो उसको फेलियर हो जाए, तो आपको मन में सेटिस्फेक्शन मिले। ये लक्षण दिखाता है कि आप में जलन है। इसके साथ साथ हर चीज़ में कंपैरिजन करना। अगर कोई व्यक्ति अपनी कार दिखा रहा है तो आपके दिमाग में ये आना कि मेरे पास ये वाली कार है, इसके पास ये क्यों। कोई अपना घर दिखा रहा है तो इसके पास इस तरह का घर है, मेरा उस सोसाइटी में क्यों। या जो भी वो व्यक्ति अपना अच्छा या अपना सफलता अगर आपके सामने रख रहा है तो बार बार आप उसे कंपेयर अपने से कर रहे हैं। ये लक्षण भी जलन को दिखाता है। तीसरा और सबसे ऑब्वियस जलन का जो लक्षण है वो ये है कि व्यक्ति के सामने तो आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत उसे मंद मंद मुस्कान दे रहे हैं, और जैसे ही वो चला जाता है पीठ पीछे किसी और के साथ उसकी बुराई कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में परनिंदा को बहुत ही बुरा माना गया है और सबसे अधम व्यक्ति का लक्षण माना गया है। जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हों और वो तीसरे का जिक्र आ जाए और तीसरे की भी नेगेटिव बातों का जिक्र आ जाए तो इसे परनिंदा कहते हैं, और ये नहीं करनी चाहिए। ये आप ही की पर्सनैलिटी पर भारी पड़ती है। इसका एक और लक्षण है कि जब आप ये फोकस करने लगें कि भाई मैं उससे आगे कैसे निकलूं। देखिए, कंपटीशन में कोई बुराई नहीं है, हर व्यक्ति compete करना चाहता है और भारत में तो करना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते हो क्योंकि आसपास सभी स्पर्धा में लगे हुए हैं। लेकिन कंपटीशन में जब आप अपनी योग्यता से ज़्यादा दूसरे को कैसे गिराऊं या दूसरे को कैसे पीछे छोड़ूं, ये भाव मन में लाते हैं तो ये भी जलन को इंडिकेट करता है। और लास्ट में ये इनसिक्योरिटी मन में रहना कि फलाना व्यक्ति मुझे रिप्लेस कर देगा, ये व्यक्ति मुझे हटा देगा, ये मेरी पोजीशन ले लेगा, ये जैसे दुर्योधन को था। इस तरह के लक्षण अगर आप में हैं, जितने भी मैंने बोले, देखिए हर किसी में थोड़ी बहुत ईर्ष्या तो रहती है। ये विकार हम लेकर पैदा होते हैं। जैसे हमारा जन्म लिया जाता है तो 6 रिपु बताए गए हैं, उनमें से एक शत्रु, एक रिपु जलन भी है। लेकिन अगर ये भाव आप में कम हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये भाव आप में बढ़ चुके हैं या बढ़ रहे हैं, आप रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि नहीं मेरे में ये भाव आता है, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी योग्यता और आपके भाग्य दोनों की हानि कर सकता है। अब बात करते हैं अगर जलन है तो इसके क्या क्या नुकसान हम लाइफ में देखते हैं। फिर हम बात करेंगे कोर पॉइंट पर कि ज्योतिष के ऐसे कौन कौन से योग हैं, और कुंडली के माध्यम से समझेंगे कि वो योग कैसे काम करते हैं। देखिए, जलन जिसकी आदत बन जाती है ना, उसको 2-3 परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो वो अपने रिश्तेदारों को खो देता है, अपने सगे संबंधियों को खो देता है। ऐसा क्यों? जब भी उनकी सफलता होती है तो मन में कहीं ना कहीं विचार आता है कि इसको क्यों मिला, कुंठा आती है, जिस वजह से रिश्ते धीरे धीरे करके ठंडे पड़ने लगते हैं। एक कहावत भी है कि जब आपके रिश्तेदार आपसे कम बोलें या आपके शत्रु बढ़ रहे हों तो मान लीजिए कि आप उन्नति कर रहे हैं। ये लाइन या ये मुहावरा वैसे तो सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये हम इंसानों की ये उस प्रवृत्ति को दिखाता है कि हम एक दूसरे से कितना जलते हैं। कि अगर कोई भी व्यक्ति सफल हो रहा है तो सपोर्ट करने की बजाय, वो तो चलो छोड़ो, सपोर्ट तो अलग बात है, गिराने में या उसको गिराने की कामना मन में करने लग जाते हैं। तो अगर आपके स्वभाव में, आपके मन में विचार आता है तो धीरे धीरे करके रिश्ते आपके ख़त्म होने लग जाते हैं, वो ठंडापन, वो दूरी की वजह से। दूसरा, एंजाइटी, बेचैनी, रात को नींद ना आ पाना, इस तरह के अवगुण भी आप अपने में ज़्यादा देख पाते हैं, जिस वजह से हेल्थ पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तीसरा, व्यक्ति अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मैं दूसरे से बेहतर हूँ, ज़्यादा परफॉर्मेंस के चक्कर में या ज़्यादा बेहतर करने के चक्कर में कई बार अपने पैसे से भी और अपने
शरीर से भी नुकसान उठाता है। तो अपनी योग्यताओं पे भरोसा रखें और ये अवगुण आने पर पैसा खराब होने के योग बन जाते हैं, रिश्ते खराब होने के योग बन जाते हैं, सेहत खराब होने के योग बन जाते हैं। ये परेशानियां इन लोगों में देखने को मिलती है जिनमें ईर्ष्या ज़्यादा हो। अब आते हैं ज्योतिष पर। कैसे कुंडली में देखकर ये बताया जा सकता है कि इस व्यक्ति में जलन की संभावनाएं ज़्यादा है। देखिए, व्यक्ति विशेष लगन से देखा जाता है। पत्रिका में अपर मिडल बॉक्स ये दिखाता है कि आप कौन हैं, उसे लग्न कहते हैं। वो आपके शरीर, आपकी आत्मा, आपके विचारों को दर्शाता है। यदि लग्नेश पर किसी बली शत्रु ग्रह की दृष्टि हो तो इसका अर्थ ये है कि आप किसी और के द्वारा पीड़ित हो रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, लग्नेश आप हैं, आपके ऊपर अगर किसी बली शत्रु ग्रह की दृष्टि है या युति है तो आप दूसरे के कारण परेशान हो रहे हैं। पर यह पीड़ा जलन में तब तब्दील हो जाती है जब लग्नेश तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में बैठा हो। तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में लग्नेश बैठा हुआ हो, लगन का मालिक बैठा हो और फिर वो किसी बली शत्रु ग्रह से पीड़ित हो जाए। मैं यहाँ पर एक लाइन और जोड़ूंगा, इवन अगर मित्र ग्रह भी उससे ज़्यादा बली है, अगर उसका भी प्रभाव उस पर आ जाए तो जलन के लक्षण देखे जाते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव आपकी प्रगति के प्रति रुचि को दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि आप कितने विकसित होना चाहते हैं, आप कितनी ग्रोथ चाहते हैं, आपके एम्बिशन क्या है। अब उस एम्बिशन में अगर आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपको देख रही हो या आप उसे देख रहे हो तो ऐसी परिस्थिति में आप में जलन का भाव आना स्वाभाविक है। तो एक तो ये योग है कि कभी भी कॉम्बिनेशन देखें तो इस तरह देखें। और मैं दोबारा दोहराऊंगा, केवल शत्रु ग्रह नहीं, कई बार मित्र ग्रह भी अगर बली होके हमारे साथ बैठे और हम 3, 6, 10, 11 भाव में हैं तो जलन की संभावनाओं को बल मिलता है। अब हम उन कुछ राशियों की बात करेंगे जिनमें जलन की संभावना औरों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। वो राशि है वृषभ, वृश्चिक, कर्क, मकर और सिंह। इन राशियों में ये देखा गया है कि जलन की जो आप कहिए कि गुणधर्म है उसकी प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर हम समझे ऐसा क्यों है तो देखिए, वृषभ राशि पोजीशन को इंडिकेट करता है कि मेरे पास क्या है, मेरा क्या है। और जब मेरा उससे कम हो जाए तो मेरे मन में विचार आना स्वाभाविक है कि मैं पीछे रह गया। इसलिए वृषभ राशि में जब लग्नेश बैठा हो और अगर उपचय भाव में हो, जैसा अभी हमने कहा, तो फिर वहाँ पर ये संभावना और बढ़ जाएगी कि इस व्यक्ति को जलन होने दिखता है। इसी के साथ अगर हम वृश्चिक की बात करें तो वृश्चिक किसी भी इमोशन को बहुत लंबे समय तक अपने मन में रखता है। तो यदि उसे सफलता मिल गई है तो वो सफलता का सुरूर उसके दिमाग में ज़्यादा दिन तक रहेगा। ऐसे में अगर किसी और को सफलता मिल जाए तो वो उसके लिए पीड़ादायक होता है। तभी इस साइन को बिट्रेयल का साइन भी कहते हैं। अगेन मैं ये बोलूँगा कि सिर्फ ये राशि में ग्रह बैठ गया तो आप किसी को मत कहिएगा, ये गलत तरीका है कि आप में जलन है। लेकिन वृश्चिक राशि में क्योंकि भाव लंबे समय तक रहते हैं, स्थिर राशि है, जलीय राशि है, तो वहाँ जलन की संभावना बढ़ जाती है। अब आते हैं कर्क के बारे में भी बात कर लें। यहाँ पर देखिए, कर्क वैसे तो बड़ा अच्छा साइन है, चर राशि है, बहुत अच्छी बात है, कैंसर साइन। लेकिन इमोशनल अटैचमेंट कैंसर वालों को ज़्यादा होती है। अगर मेरा दोस्त किसी और से ज़्यादा देर बात कर ले और मेरे मन में भाव आए कि अरे उससे ज़्यादा अटैचमेंट है, मुझसे कम है, यहाँ से जलन आरंभ होती है। तो जो इमोशनल जेलसी है उसके लिए कैंसर साइन बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जेलसी की भी कई प्रकार है, जैसे अभी कहा कि यहाँ पर इमोशनल जेलसी अलग है, फाइनेंशियल जेलसी अलग है। अब मकर की बात करें इसी श्रेणी में या इसी कैटेगरी में, तो मकर मेहनत को दिखाता है और मकर वैसे सफलता की राशि कहलाती है। मकर में ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, पर ये शनि की भी राशि है। तो कई बार जब लग्नाधिपति इस राशि में हो और या चंद्रमा इस राशि में और पीड़ित हो जाए तो हम देखते हैं कि मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे वो सफलता नहीं मिली, इसको अचानक से कैसे मिल गई। वहाँ पर अचानक वाले या आपसे जो कम समय में आगे ग्रोथ पा लें उसको लेके जलन ज़्यादा देखी जाती है। तो हमने बात कर ली वृषभ की, हमने बात कर ली वृश्चिक की, हमने बात कर ली कर्क की।
हमने बात कर ली मकर की, अब आते हैं राशियों के राजा सिंह राशि पर। सिंह राशि राजसिक राशि है, रॉयल राशि है। वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में वो बड़प्पन दिखाने की राशि है, और यही बड़प्पन या बड़ापन जब कोई और छोटा कर दे, आपसे ज़्यादा सफल हो जाए, या आपसे ज़्यादा मंदिर में दान दे रहा हो, या आपसे ज़्यादा कहीं पर खर्चा कर रहा हो, या आपसे ज़्यादा उसको सम्मान मिल रहा हो, तो यहाँ पर जलन पैदा होती है। तो ये 5 राशि में लग्नेश का बैठना, चंद्रमा का बैठना, और उस पर जो मैंने कहा उपचय भाव का संबंध बन जाए, या इस तरह के पाप शत्रु ग्रह की दृष्टि आ जाए, तो ये कुछ संभावनाएं बनती हैं। मैं दोबारा एक बात को दोहराना चाहूँगा कि केवल इस राशि में जन्म लेने से आप में ही अवगुण नहीं आते हैं। वी नीड टू चेक कि किन ग्रहों का उस प्लैनेट से संबंध है। इसी श्रेणी में 2 नक्षत्र भी आते हैं जो बड़े खास हैं। एक है चित्रा और एक है उसी के साथ वाला विशाखा। चित्रा नक्षत्र यूनिक नक्षत्र है और उससे अलग 27 नक्षत्रों का एकदम मध्य बिंदु, 13 इधर जाओ 13 उधर जाओ, और जो बीच में एकदम सेंटर में नक्षत्र है वो है चित्रा। इस आधार पर उसे यूनिक रहने की बीमारी है या अच्छा होने की आदत है। ये कोई बुरी आदत नहीं है, चित्रा वाले बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कई बार जब उनकी यूनिकनेस या उनका इसको चैलेंज किया जाए, उनसे ज़्यादा बेहतर कोई इंसान उनके सामने आ जाए, उनसे ज़्यादा सफ़ेद कपड़े पहनने वाला कोई इंसान उनके सामने आ जाए। सफ़ेद कपड़े पहनने का मतलब है जो कैरेक्टर वो कैरी कर रहे हैं उससे ज़्यादा बड़ा कैरेक्टर अगर कोई आ जाए तो जलन के योग बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार विशाखा के बारे में अगर बात करें तो विशाखा नक्षत्र प्रतिस्पर्धा को इंडिकेट करता है, कंपीट करना है, आगे बढ़ना है, जीतना है। तो जिसमें जीत की भूख होगी वो अगर हारे तो फिर वहाँ जलन आने के योग बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर इस नक्षत्र में चंद्रमा विराजित है और फिर वो पीड़ित है तो योग बढ़ जाते हैं कि आप में जलन या ईर्ष्या का भाव अधिक आता है। चौथा सूत्र ये है कि जब चंद्रमा बली क्रूर ग्रहों से प्रभावित हो जाए तो ये आपको मानसिक अशांति देता है। ये मानसिक अशांति हो सकता है किसी भी कारण से हो, घर में परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है इस वजह से भी मानसिक अशांति हो सकती है, या कार्य क्षेत्र में आपको तंग किया जा रहा है इस वजह से भी मानसिक अशांति हो सकती है। लेकिन जो जलन वाले बाकी पॉइंट मैंने आपको बताए उसके साथ अगर ये भी मिल जाए तो ये आग में घी का काम करता है। तो किसी बली क्रूर ग्रह की चंद्रमा पर दृष्टि आना जलन के इस फीचर को और एम्पलीफाई या और बढ़ा देती है। अब कुछ कुंडलियों के माध्यम से समझते हैं कि इन योगों को देखना कैसे चाहिए, क्योंकि वर्बली योग बताना और कुंडली देख के समझने में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। ये पत्रिका है धनु लगन की, और लगन में ही मंगल जो कि इस कुंडली में 5वें भाव का स्वामी बनता है विराजित है। साथ ही साथ भाग्य का स्वामी, नवम भाव का स्वामी सूर्य नवम भाव में ही विराजित है। दशम भाव में लग्नेश बैठा है और उसके साथ है बुध जो कि उच्च का बैठा है। अगर हम अब जो योग हमने डिस्कस किया उन पर बात करें तो लग्नेश यहाँ पर गए दशम भाव में जो कि एक उपचय भाव है। उस उपचय भाव में जाकर वो गुरु बुध से प्रभावित हुआ जो कि एग्जॉल्टेड या यूं कहूँ कि उच्च का विराजित है। बुध गुरु के परस्पर संबंध कोई बहुत मैत्री या शत्रुता के नहीं हैं। एक पक्ष शत्रु मानता है दूसरे को, दूसरा पक्ष नहीं मानता है। लेकिन लग्नेश का दशम भाव में जो कि सफलता या अपने स्तर को दिखाता है उस भाव में बैठना और फिर वहाँ उससे ज़्यादा बली ग्रह के साथ बैठना इस जातक में जलन के अवगुण को बढ़ाती है। यदि इसी पत्रिका में हम चंद्रमा पर ध्यान दें तो चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में भी मौजूद है जो कि इसी प्रकार का नक्षत्र बताया गया जो प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखता है। मैं एक लाइन दोबारा दोहरा दूं, चित्रा और विशाखा वालों को कोई ऐसी परेशानी नहीं है। वैसे वो सफलता के लिहाज से बड़ा अच्छे नक्षत्र है, बस जब वो पीड़ित हो जाए तब ये परिस्थिति ज़्यादा देखने को मिलती है। इस पत्रिका में देखें तो नीच का शनि चंद्रमा को देख रहा है, लेकिन हमने तो लाइन कही थी कि बली क्रूर ग्रह अगर चंद्रमा को देखे तो ये अवगुण आएगा। यहाँ पर तो शनि नीच का है, पर वो नीचता के साथ वक्रत्व को भी हासिल कर चुका है, यानी नीच वक्री ग्रह बली माने गए हैं। कई किताबों में तो उसको उच्च के बराबर माना गया है। तो ऐसा ग्रह चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है।
यहाँ पर राशियों के आधार पर देखें तो उन राशियों का प्रभाव नहीं देखने को मिला जो कि वृषभ थी, सिंह थी, वृश्चिक थी, मकर थी। इन राशियों का प्रभाव यहाँ नहीं आया, ना तो लगन के मालिक पर, ना ही चंद्रमा पर, ना ही लगन पर। परंतु उसके बावजूद यहाँ पर बाकी कैटेगरी जो बन रही थी कॉम्बिनेशंस के आधार पर, ये जातक जलन की वजह से काफ़ी परेशान रहा। भाई की ग्रोथ कहीं ना कहीं चुभने लगी। बाकी कंपनी में जो और लोग थे उनको सक्सेस पहले क्यों मिल गई, और इस गुस्से में आके नौकरी को लात मार देना, इस तरह के अवगुण को देखने को मिला। ये परेशानियां इनको झेलनी पड़ी जस्ट बिकॉज कि ये जो लग्नेश है वो एक बली ग्रह के साथ बैठा है, चंद्रमा के ऊपर इस तरह की ग्रह दृष्टि आ रही है, और उपचय भाव में लग्नेश और चंद्रमा दोनों गए। देखिए, ये कुंडली बहुत अच्छी थी। यहाँ पर देखा जाए तो 5वें घर का स्वामी मंगल लगन में बली होके बैठा है, 9वें घर का स्वामी 9वें घर में बली होके बैठा है, दशम भाव लगन का स्वामी दशम भाव में बली अवस्था में है। ठीक है, बुध उससे ज़्यादा बली है, लेकिन दशम भाव यानी केंद्र स्थान में एक शुभ ग्रह के साथ बैठा है। ओवरऑल अगर हम इस चार्ट को रीड करें तो हमें बहुत पॉजिटिव लगेगा, लेकिन उसके बावजूद ये जातक अपनी लाइफ से खुश नहीं रहा। अब इसी नियम को एक और कुंडली के माध्यम से समझते हैं। ये कुंडली है वृश्चिक लगन की। लगन में ही केतु महाराज मौजूद हैं और लगन का स्वामी दशम भाव में दिग्बली बैठा है, वो भी मित्र राशि में। मंगल सिंह राशि में दशम भाव में विराजित है। तो हमारी पहली कंडीशन कि लग्नाधिपति उपचय भाव में हो, वो यहाँ देखने को मिली कि लग्नेश दशम भाव में गया। उस पर शनि महाराज की दृष्टि आ रही है जो चौथे भाव में कुंभ राशि में मौजूद है। शनि स्वयं की राशि में है और यहाँ पर लग्नेश मित्र राशि का दशम भाव में दिग्बली है। अब क्योंकि शनि की दृष्टि इस पर आ रही है तो वो अवगुण जो जिसे हम जलन या ईर्ष्या कह रहे हैं उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ इस कुंडली में अगर आप अलग अलग ग्रहों को देखें तो लगन आ रहा है वृश्चिक, जिसको हमने कहा था कि जलन की संभावना थोड़ी इनमें ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर। लग्नेश जा रहा है सिंह राशि में। साथ ही साथ सप्तम भाव में वृषभ राशि में मल्टीपल प्लैनेट है, तो यहाँ ये अवगुण ज़्यादा विकसित होने के योग बन जाते हैं। इसी पत्रिका में अगर आप चंद्रमा पर भी ध्यान दें, चंद्रमा चित्रा नक्षत्र का मौजूद था। इस जातक जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं उसके साथ परेशानी क्या हुई, कार्य क्षेत्र में सामने वाले की दुकान ज़्यादा क्यों चल रही है, इस वजह से इसने अपने काम को ख़त्म कर लिया। देखिए, एक बड़े बाज़ार में जहाँ पर बहुत सारे दुकानदार हों और एक ही तरह का सामान बेचा जाता हो, वहाँ पर ऐसे व्यक्ति जिन्हें ईर्ष्या हो बड़े ख़तरनाक हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, स्वाभाविक सी बात है, अगर एक मार्केट है और उसमें कई दुकानें हैं तो किसी की दुकान पे सेल ज़्यादा किसी पे कम होती रहती है। मार्केट है तो चलता रहेगा। वहाँ पर अगर ईर्ष्या के अवगुण के साथ आप बैठे हैं और दूसरे की दुकान को ख़राब करने के चक्कर में आप बैठे हैं तो वहाँ पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस जातक के साथ क्या हुआ, इस जातक ने अपने पड़ोस की दुकान में आग लगवा दी, जिस वजह से पुलिस केस और बाकी चीज़ों का तो सामना करना ही पड़ा, और मार्केट एसोसिएशन ने भी उसको वहाँ से कह सकते हैं कि रेड फ्लैग दे दिया कि आप यहाँ पर आगे आप काम नहीं कर सकते। तो जलन एक ऐसा विकार है जो आपको ख़राब कर देता है, आपके सारे गुणों को साइड करके आपके अवगुणों को और परिष्कृत करके दिखाता है। आगे बढ़ने से पहले दो ग्रहों की बात करना बहुत ज़रूरी है जो इस अवगुण के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। उनमें से एक है बुध। देखिए, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि बुध ईर्ष्या को बढ़ाता है, लेकिन बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अपनी युति के कारण शुभ या अशुभ बनता है। अच्छे ग्रहों के साथ बैठकर अच्छा हो जाता है, बुरे ग्रह के साथ बैठकर बुरा हो जाता है। इसका मतलब है वो साथ वाले का स्वभाव या गुण ले लेता है। बुध वाले को व्यापारी भी कहा जाता है कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपका बुध बली होना चाहिए। बुध बली वालों को व्यापार करने में थोड़ी आसानी रहती है। क्यों? क्योंकि वो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना जानते हैं। अगर आपसे ज़्यादा कोई सफल हो रहा है, उसको लग रहा है कि इससे मैं मुनाफा कमा सकता हूँ या इसके साथ जुड़ के मुझे भी फ़ायदा होगा, तो वो जलन को साइड में करके आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। तो बली बुध वाला, जिसका बली बुध हो और वो लग्नेश हो या उसकी चंद्र राशि ऐसी हो, वहाँ पर ये संभावना कम हो जाती है कि व्यक्ति ईर्ष्या के कारण अपना नुकसान करे। और दूसरा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति भी ईर्ष्या को कम करता है, कारण बृहस्पति ज्ञान का कारक ग्रह है और जिसको ज्ञान होगा
कि मेरी जर्नी अलग है, उसकी अलग, तो उसमें ये परेशानी आने की संभावनाएं कम हो जाती है, आध्यात्मिक रुचि बढ़ जाती है और आध्यात्म जलन और विकारों को भी काफ़ी हद तक कम कर देता है, सिवाय अहंकार को छोड़कर। आगे अब हम बात करते हैं कि अगर ये विकार आप में हैं तो क्या उपाय किए जाएं प्रैक्टिकल और ज्योतिष के आधार पर, जो आपको इस विकार से दूर रख सके। सबसे पहला उपाय है कि रोज़ रात को सोने से पहले ये सोचें कि आपने आज तक क्या क्या प्राप्त किया है, किन चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हैं। ग्रैटिट्यूड शो करना जीवन के प्रति कि परमात्मा ने मुझे अच्छा जीवन साथी दिया है, परमात्मा ने मुझे अच्छा धन दिया है, मुझे अच्छी सफलता दी है, जो भी परमात्मा ने दिया है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कुछ तो ऐसी चीज़ होती है जिस पर वो इतरा सके। तो अपनी उन चीज़ों को याद करें कि परमात्मा की कृपा से मेरे पास ये सब है, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, दूसरे की छोटी से छोटी सफलता पर भी आप उसको गुड विशेस भेजें, उससे बात करें, उसकी सफलता की बधाई उसे दें, जिससे आप में ये गुण पैदा हो कि दूसरा व्यक्ति सफल होता है तो भी मैं उस बात को लेकर मुंह फुलाकर या उससे ईर्ष्या करते हुए दूर नहीं रहूँगा। तीसरा, किसी की भी निंदा से बचिए। पर निंदा में बड़ा स्वाद आता है, बड़ा मज़ा आता है। लोग इसे क्या कहते हैं, गॉसिप कहते हैं आज के युग में। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमारे शास्त्रीय ग्रंथों ने इसकी बहुत ही बुराई की है कि ये व्यक्ति के गुणों को अवगुणों में परिवर्तित कर देती है। तो जहाँ कोई दो व्यक्ति मिलकर दूसरे की निंदा कर रहे हो, आप बचिए, आप वहाँ से दूर हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। एक बात और मैं कहूँगा, आजकल फेमस होने का एक तरीका ये भी है कि जो व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा सफल है तो आप उसे क्रिटिसाइज़ करना चालू कर दें, तो लोगों का ध्यान आप पर जाएगा कि सारे तो इसके पीछे चल रहे हैं, ये कौन है जो निंदा कर रहा है इस व्यक्ति की। तो लाइमलाइट में आने के लिए सबसे आसान तरीका है किसी को क्रिटिसाइज़ करना। ठीक है, आजकल उसे रोस्टिंग की भाषा, रोस्टिंग भी कहते हैं। बच्चे बड़ा देखते हैं आजकल इस तरह के कंटेंट को, जहाँ पर दूसरे काम की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं कि देखिए कितना बुरा काम है। तो ये ना करें, बेहतर रहेगा। अपने गुणों पे ध्यान दें कि आप क्या कर सकते हैं। हमारी ज्योतिष का एक एग्जाम्पल दूँ आपको कि ज्योतिष में भी कई विधाएं हैं। कोई पराशरी फॉलो करता है, कोई जैमिनी फॉलो करता है, कोई कृष्णमूर्ति पद्धति फॉलो करते हैं, और नाड़ी ज्योतिष हो गई। तो होता क्या है कि एक ज्योतिषी जो नाड़ी फॉलो कर रहा है वो ये कहता है कि अरे पराशरी में परिणाम नहीं मिलते हैं, आप नाड़ी करिए तभी आपको समझ में आएगा। कृष्णमूर्ति पद्धति को फॉलो करने वाले कह रहे होते हैं कि नाड़ी बेकार है, आप इसमें आ जाइए। तो ये आप अपने गुणों के बारे में बताइए कि हमारी विधा से व्यक्ति क्या सीख सकता है या क्या देख सकता है। और किसी भी विधा को क्रिटिसाइज़ करने से बेहतर है उसको सीख कर उसको इस्तेमाल करिए। जहाँ से जो मिले बटोर लीजिए। ये मत सोचिए कि ये मेरी विधा नहीं है, इसमें कोई दूसरा व्यक्ति अगर महान हो गया है, उसको सफलता मिल गई है, तो इस विधा को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो ये मत करिए। जिससे जो सीखने को मिले अच्छा है, ज्ञान बिखरा पड़ा है, जितना समेट सकते हैं समेटिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्रिटिसाइज़ करने से दूसरे को बचिए, पर निंदा आपको घोर पीड़ा देती है। एक तरीका और है, रामचरितमानस की एक चौपाई है, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मृत्यु, यश अपयश विधिहात। इसका रेगुलर पाठ कीजिए, और केवल पाठ मत कीजिए, इसको समझिए कि इसमें गोस्वामी तुलसीदास क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि हानि हो, लाभ हो, नाम हो, अपमान हो, जीवन का काल हो या मृत्यु की आनी हो, ये सब विधि के यानी भाग्य के हाथ में है। हमारे हाथ में अच्छा कर्म करना है। आपको एक बात बताऊं, ज्योतिष से जुड़ी हुई कई ऐसे ज्योतिषियों से परमपिता की कृपा से मैं मिला हूं जिनको कोई नहीं जानता, जो सुदूर शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, गाँवों में बसे हुए हैं, और उनकी नॉलेज इतनी ज़्यादा है कि जो टीवी पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर हम जैसे लोगों की उनके सामने कोई बिसात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उनको वो यश या नाम नहीं मिला जो वो डिज़र्व करते थे। क्यों नहीं मिला? तो इसलिए नहीं मिला कि उनकी लाइफ में या उनके भाग्य में, उनकी विधि में ये नहीं होगा। लेकिन आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है बेहतर बनना, अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से करना, और बाकी प्रभु के ऊपर छोड़ देना। वो है ना भगवत गीता का श्लोक,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो और फल ऊपर वाले के हाथ में रख दो कि भैया आपको जब लगे, जितना लगे मुझे रिटर्न कर देना, वही करेंगे, समय आने पर करेंगे। यहाँ पर विंता की तरह अधीर होकर अंडा मत फोड़ देना। तो ये पढ़ना और इसको समझ कर पढ़ना एक बहुत अच्छा उपाय है जो ईर्ष्या से आपको बचा सकता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला हो, आनंद आया हो। यदि हाँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज्योतिष संबंधित और वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और इसी तरह के विकार के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।